हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे आज की क्लास में हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ठीक है। पिछली क्लासेस में भी मैं आपको एक बात बता चुका कि हमारे सिलेबस के अंदर टोटल मिलाकर 7 प्रोसेस हैं। करेक्ट। जैसे कि हमारे जब चैप्टर स्टार्ट होते हैं तो फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग के अंदर प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग से नेक्स्ट हमारा चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। देन हमारा चैप्टर आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हमारे दो प्रोसेस हैं, एक है हमारा स्टाफिंग प्रोसेस और एक है सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग के बाद हम आते हैं डायरेक्टिंग पे। डायरेक्टिंग में एज सच डायरेक्टिंग प्रोसेस नहीं है, लेकिन उसी के अंदर एक कम्युनिकेशन प्रोसेस और एक मोटिवेशन प्रोसेस आता है। और सबसे लास्ट में हम आते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और ये पास्ट एक्सपीरियंस कहता है और पास्ट एग्जामिनेशन कहते हैं कि आपको ये 7 के 7 प्रोसेस 101% करके जाने चाहिए, ताकि आपको बहुत आसानी से 10 to 12 मार्क्स की स्कोरिंग मिल जाए। 10 तो बिल्कुल आराम से आ सकते हैं क्योंकि इन पे कभी ना कभी एमसीक्यू आ जाएगा, 3-4 मार्क का क्वेश्चन। और अगर आपका लक आपका साथ दे गया तो इस पे एक 6 मार्क का आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से प्रोसेस आपको करके जाना चाहिए। और जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको तो मैंने सबसे पहले नंबर पे सारे प्रोसेस ही करवाए हैं कि भाई सबसे पहले सारे प्रोसेस कर लो। और एक दूसरे के साथ कोई खास कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जब आप लास्ट टाइम में प्रिपरेशन कर रहे होते हो 15 to 20 डेज में, तो आप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस करो, प्लानिंग प्रोसेस करो और स्टाफिंग प्रोसेस करो, कोई सा भी प्रोसेस पहले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अब देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात है। जब हम एक बात करते हैं एक वर्ड की जिसका नाम है ऑर्गेनाइज करना, फॉर एग्जाम्पल कि आप मेरे एक रूम में आए और वहां पर सारा फर्नीचर जो है स्कैटर्ड हो, सारा फर्नीचर बिखरा हुआ हो, तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि बेटा ये फर्नीचर जरा ऑर्गेनाइज करवा दो, इसको ठीक से लगवा दो। तो ऑर्गेनाइज वर्ड हम ऐसा नहीं है कि हम पहली बार सुन रहे हैं। आपकी कबर्ड के अंदर आपके क्लोथ्स रखे हुए हैं, आप उनको ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजिंग कुछ ऐसा ही मीनिंग देती है। भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने जा रहे हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। भाई हो सकता है कि हमें कहीं से रॉ मटेरियल खरीदना है, पैकिंग करनी है गुड्स की, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे काम है हमारे पास। हम उन एक्टिविटीज़ को, हम उन कामों को क्या करने की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज करने की काम बात कर रहे हैं। और ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये हुआ कि भाई जो चीज़ जहां होनी चाहिए वहां पर हो। करेक्ट। तो यहां पर आता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्योंकि प्लानिंग के बाद आता है, तो खाली प्लानिंग करके तो कुछ होगा नहीं। प्लानिंग करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग की। सबसे छोटा प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में वी हैव ओनली 4 स्टेप्स। बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगे। 4 स्टेप्स हैं और आप मेरे साथ साथ समझिएगा। और मैं जैसा कि आपको हर क्लास में एक बात बोलता हूँ कि अगर आपके पास कोई सी भी रिफ्रेशर है, कोई सी भी बुक है, या आपके पास एनसीईआरटी बुक है, आप उसको साथ में रख लिया करिए। या अपने पास एक नोटबुक बना लीजिए, वहाँ पर एटलीस्ट आप टॉपिक लिखिए और जो टॉपिक के मैं आपको क्रक्स वर्ड बताता हूँ उसको लिख लीजिए। और इन्हीं क्लासेस को 2-2 3-3 बार बोर्ड एग्जाम से पहले आप देख लीजिएगा। अब इसमें क्या है कि जब प्रोसेस आता है तो सबसे पहली बात, हमें ये चारों स्टेप लर्न होने चाहिए और इन सीक्वेंस होने चाहिए, क्योंकि प्रोसेस हमेशा स्टेप 1 2 3 4 ऐसे होता है। तो देखिए जी, सबसे पहला आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। जब मैं ऑफलाइन भी बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनको एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ कि भाई आप देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में आप हो, उसमें बहुत सारे काम होते हैं, तो आप उन कामों की लिस्ट बना लीजिए पहले कि भाई क्या क्या काम होगा। जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करना एक काम है, कैश डिपॉजिट कराना एक बात है, एक काम है, बैंक से लोन लेना एक काम है, गुड्स की पैकिंग एक काम है, रिपेयरिंग करना एक काम है। तो ऐसे आप सोच कर देखिए, देयर विल बी न्यूमरस टास्क, बहुत सारे काम होंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए पहले तो आप क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं
एंड डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। काम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसे डिवाइड कर लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या क्या काम हो सकते हैं। अब हो सकता है कि आपकी जो एक लिस्ट तैयार होकर आए उसके अंदर 100 काम होंगे, हो सकता है उसके अंदर 150 काम हो। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने आइडेंटिफाई करेंगे अपने जो भी काम है उनको। तो देखिए, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क। तो इन्वॉल्व क्या कर रहा है, आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क that has to be done in accordance with the previously determined plan। क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग से पहले कौन सा स्टेप आता है, प्लानिंग आता है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लानिंग आपको पहले पढ़ना है या ऑर्गेनाइज, आप कहीं भी पढ़ लो, कोई ऐसी बहुत बड़ा इशू नहीं है। प्लानिंग मतलब ये जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमने कुछ तो सोचा ही होगा कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं। तो पहले अपने काम आइडेंटिफाई कर लीजिए। द वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटी। अब उस वर्क को छोटी छोटी एक्टिविटी में डिवाइड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं प्रोडक्शन, ये एक काम है। एचआर में लोगों को ट्रेन करना, उनको रिक्रूट करना एक दूसरा काम है। फिर उसके बाद सेल करना एक तीसरा काम है। पैकेजिंग करना ये भी एक काम है। तो ये हमने काम डिसाइड कर लिए और उस काम को भी मैंने एक्टिविटीज, छोटी छोटी एक्टिविटीज में डिवाइड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वर्क है, उस वर्क को मैंने छोटी छोटी एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया कि भाई प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, रिपेयरिंग का काम, मशीन्स को सेटअप करने का काम, प्लांट लेआउट बनाने का काम, ये सब प्रोडक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद सो दैट डुप्लीकेशन कैन बी अवॉइडेड। तो आप क्या करें, जब आप अपने कामों की एक लिस्ट बना लेते हैं तो आपको पता होता है कि हाँ भाई ये मेरे 15 काम है, 20 काम है, 25 काम है। तो आपका कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी रिपीट नहीं होगी। एंड द बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग दी एम्प्लॉयज। और बर्डन क्या हो सकता है, शेयर हो सकता है। क्योंकि फेओल के प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, फेओल के प्रिंसिपल में पहला ही प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क कहता है कि भाई जब आपने काम बांट लिया तो उस काम को एक स्पेशलिस्ट पर्सन को दे दो ताकि वो काम अच्छे से हो जाए। तो काम शेयर हो जाएगा हमारा। तो हमारा पहला काम क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अगला काम आता है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब ये क्या, ये सबसे ज्यादा आता है। इस इसकी केस स्टडीज भी सबसे ज्यादा आती है। मैं भी आपको बताता हूँ क्या आएगा केस स्टडी में। वो आपको ऐसे बोलेगा कि हमने एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करा, उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हमने जो है ये एक्टिविटीज की लिस्ट बना ली है और अब हम सोच रहे हैं कि इन लिस्ट को, इन एक्टिविटीज को मिलाकर अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं। भाई आप सपोज करिए कि अगर कैश बैंक में डिपॉजिट करने का काम है, लोन लेने का काम है, फाइनेंस अरेंज करने का काम है, ये सारे पैसों से रिलेटेड काम हम एक जगह जोड़ेंगे और किसको दे देंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट को। मान लीजिए प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल मंगवाना है, रिपेयर का काम है, मशीन के लेआउट का काम है, ये हम किसको दे देंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, हमारा जो हमें कितना डिस्काउंट देना चाहिए, हमें एडवर्टीजमेंट टीवी पे करानी है, न्यूज़पेपर पे करानी है, ये सारा काम एक साथ जोड़ के हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दे देंगे। ठीक है। तो वंस द वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज, देन दोज एक्टिविटीज विच आर सिमिलर इन नेचर, जो एक जैसे नेचर की हैं। क्लियर। भाई आप सपोज करिए कि अगर फाइनेंस से रिलेटेड काम है, कैश, कैश में सब कुछ डील हो रहा है, तो जितना पैसे से रिलेटेड काम है सब फाइनेंस को, प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड काम है प्रोडक्शन को। अलग अलग नहीं, आप कैश और प्रोडक्शन का काम एक साथ जोड़ के एक डिपार्टमेंट नहीं बना सकते। तो सिंपल सी बात है, जो हमने फर्स्ट स्टेप में एक्टिविटी डिसाइड करी उनको सिमिलर नेचर की, जो एक जैसे नेचर की एक्टिविटी। आप सोचिए आपके स्कूल में होता है कॉमर्स डिपार्टमेंट, अगर कॉमर्स डिपार्टमेंट है, साइंस डिपार्टमेंट है, तो कॉमर्स डिपार्टमेंट में क्या आता है, कॉमर्स डिपार्टमेंट में अकाउंट्स आ सकता है, इकोनॉमिक्स आ सकता है, बिजनेस स्टडीज आ सकता है, मार्केटिंग आ सकता है, बैंकिंग आ सकता है। ये सिमिलर है, एक जैसे से हैं, कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। कभी आपने सुना कॉमर्स डिपार्टमेंट में फिजिक्स आ रहा हो या केमिस्ट्री आ रहा हो, नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो सिमिलर एक्टिविटीज को एक साथ जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, डिपार्टमेंट बनता है। सच सेट्स फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन, इससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन।
भाई प्रोडक्शन में हर बंदा प्रोडक्शन करने के लिए स्पेशलिस्ट होगा, फाइनेंस में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रखेंगे, वो अपने काम में होंगे, तो हमें इसका यूज कब करना है, आगे स्टाफिंग करने में करना है। दिस ग्रुपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। इस ग्रुपिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। एक एग्जाम्पल देकर भी आपको बताया। एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलरली यूज बेसिस आर टेरिटरी, जैसे कि आप ऐसे बांट देते हैं ये मेरा नॉर्थ डिपार्टमेंट है, ये साउथ है, ये ऐसे आप प्रोडक्ट के हिसाब से कि हमारा अप्लाइंसेज है, ये क्लोथ डिपार्टमेंट है, ये कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है, आप अलग अलग बेसिस पर आप अपने डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं। तो अब हमने डिपार्टमेंट भी बना दिए। अब डिपार्टमेंट बनाने के बाद हमें करना है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। देखिए, अगर मैंने एक डिपार्टमेंट बना दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, करेक्ट, तो पहली बात तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक हेड, उसे प्रोडक्शन मैनेजर बोलेंगे। अब प्रोडक्शन मैनेजर खुद तो काम नहीं करेगा भाई सारा, वो अपने काम को अपने लोगों के बीच में बांट देगा, करेक्ट। तो ये हमने कर दिया असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज कि भाई प्रोडक्शन में रिपेयरिंग करने का काम तुम्हारा है, मशीन्स का लेआउट देखने का काम तुम्हारा है, टाइम पर रॉ मटेरियल आ जाए काम तुम्हारा है, ट्रांसपोर्टेशन देखने का काम तुम्हारा है। तो हमने अब असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज कर दी। तो देखिए, इट इज नेसेसरी टू डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट पोजीशंस। देखिए एक बात सुनिएगा ध्यान से, बहुत आराम से मैं एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम अभी यहां पर पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं, पोजीशंस, करेक्ट। हम यहां पर पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं। हम एक ऐसे मानिए कि ये हमने खाली चेयर बिठा दी है कि भाई एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक प्रोडक्शन मैनेजर होगा। वो कौन होगा अभी नहीं पता हमें, क्योंकि वो हमें कौन बताएगा, अगला चैप्टर स्टाफिंग। तो अभी हम बस ये डिसाइड कर रहे हैं कि भाई किस पोस्ट की क्या जिम्मेदारी होगी, करेक्ट। जैसे कि आप सोचिए बैंक में एक मैनेजर होता है, मैनेजर इज अ पोस्ट, तो उसके ऊपर मिस्टर ए बैठेंगे या मिस्टर बी, उस पोस्ट को कौन हैंडल करेगा, दैट इज अनदर थिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उस पोस्ट की कि उस पोस्ट को क्या क्या काम करना है। तो हम जो ड्यूटी असाइन करते हैं वो किसी पर्सन को नहीं करते हैं, हम पोस्ट को करते हैं। फिर उन ड्यूटीज के अकॉर्डिंग हम एक पर्सन को हायर करते हैं जो उस ड्यूटी को परफॉर्म कर सके, करेक्ट। तो वंस द डिपार्टमेंट हैव बीन फॉर्म्ड, ईच ऑफ देम प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब हम हर एक डिपार्टमेंट का क्या बना देते हैं, एक बॉस बना देते हैं, क्लियर। तो ये काम हम करेंगे। तो इट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस, एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए क्या जरूरी है, दैट प्रॉपर मैच इज मेड बिटवीन द नेचर ऑफ अ जॉब एंड एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये काम आप कब यूज करेंगे, जब आप स्टाफिंग करेंगे। भाई आप जिस पोस्ट के लिए किसी पर्सन को, फॉर एग्जांपल आपको फाइनेंस का काम करवाना है, तो आप ऑब्वियस सी बात है फाइनेंस के लिए किसको हायर करेंगे, जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करेंगे या एमबीए फाइनेंस को हायर करेंगे। तो वो आप स्टाफिंग में करते हैं। तो यहाँ पर मेन काम क्या होता है, क्रिएटिंग पोस्ट। आप पोस्ट क्रिएट करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर एक प्रोडक्शन मैनेजर होगा, उसके अंदर ये होगा, उसके अंदर ये होगा, उसके अंदर ये होगा, ऐसे ऐसे करके पोस्ट क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्कूल ओपन करने जा रहा हूँ, तो मैं सोचूंगा कि भाई देखो सबसे पहले एक पोस्ट होगी प्रिंसिपल की, उसके नीचे एक पोस्ट होगी वाइस प्रिंसिपल की, फिर मेरे पास होंगे 4 अलग अलग डिपार्टमेंट, उन चारों डिपार्टमेंट में होंगे एचओडीज। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कि कौन किसके अंडर काम करेगा, कौन कौन सी पोस्ट होंगी, और हर एक पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले से डिसाइड कर रहा हूँ। तो ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, क्लियर। आगे चलते हैं। अब सबसे लास्ट वाला आता है, भाई जब मैंने यहाँ पर डिसाइड कर दी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, तो अगला स्टेप होता है यहाँ पर हमारा इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसका मतलब सीनियर टू जूनियर, सीनियर टू सबॉर्डिनेट कह लीजिए आप। भाई रिपोर्टिंग, भाई रिपोर्टिंग कौन किसको करेगा, जूनियर रिपोर्टिंग करेगा अपने सीनियर को। तो यानी कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये डिसाइड कर देते हैं कि भाई कौन किसके अंडर काम करेगा। मेयरली एलोकेटिंग, मेयरली मतलब ओनली, ओनली एलोकेटिंग इज नॉट इनफ, केवल काम बांट देना इंपॉर्टेंट नहीं है। ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो हु ही हैज टू टेक ऑर्डर्स,
कि भाई मुझे किससे ऑर्डर लेने हैं, फ्रॉम एंड टू whom ही इज अकाउंटेबल, और वो किसके लिए अकाउंटेबल है। अगर आप में से किसी बच्चे ने, अब जरा देखिएगा 1 मिनट के लिए, मैं कुछ बताने जा रहा हूं। अब आप सोचिए कि ऑर्गेनाइजेशन में ये बड़ा क्लियर होना चाहिए, हु विल रिपोर्ट टू whom। तो अब आप आराम से मेरी बात देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, हमारी कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड बनाती है क्लोथ्स। तो एक्स लिमिटेड ने क्या करा, अपने डिपार्टमेंट्स बना दिए। यहां पर प्रोडक्शन, हमारा एक डिपार्टमेंट बन गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक हमने बना दिया एचआर डिपार्टमेंट, एक हमने बना दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट, और एक हमने बना दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ऐसे आप कितने भी डिपार्टमेंट बना सकते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसे जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इसको बोला जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये मैं आज एक अलग क्लास में आपको बताऊंगा। फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग बताऊंगा, एक ही साथ एक ही क्लास में बताऊंगा, दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसकी अलग क्लास है। तो हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया। अब आप सोचिए, एक पर्सन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड, एक एचआर का, एक फाइनेंस का, एक मार्केटिंग का, एक इनका बॉस, करेक्ट। फिर इस डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होगा, करेक्ट। फिर हो सकता है इसके अंदर भी कोई हो, ऐसे ही ये इसके अंदर ये लोग, ये पोस्ट होंगी, फिर इसके अंदर ये पोस्ट होंगी, हो सकता है इसके अंदर भी 2 पोस्ट और हों, हो सकता है फिर ये इस तरीके से हो जाए, करेक्ट। इसके अंदर हो सकता है 3 पोस्ट और क्रिएट हो जाए। तो ये जो आपको इस टाइम दिखाई दे रहा है, ये हमारा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और इसमें आप देखिए, सबको पता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। अगर सपोज करिए इसके अंदर ये 2 लोग हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो इनको पता है, और ये सी है, तो इनको पता है कि हमें किसको रिपोर्ट करना है, सी को। अब सी को पता है मेरा बॉस कौन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को पता है मेरा बॉस कौन है, यहाँ पर, करेक्ट। तो ये क्या बना दिया हमने, ये एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना दिया। और हर कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है। आप नेट पे गूगल इमेजेस में जाइए, किसी भी कंपनी का नाम लिखिए और उसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देखिए, तो ऐसे होता है। और फिर ये जो आपको इस टाइम अभी ब्लैंक सर्कल दिखाई दे रहे हैं, तो जब हम नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे स्टाफिंग में, तो स्टाफिंग क्या करता है, इनके ऊपर लोगों को फिल कर देता है, इस पोस्ट पर लाकर किसी को बिठा देता है, उसको हम बोलते हैं स्टाफिंग। तो ये फिलहाल हमने क्या पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो कितने स्टेप हमने पढ़े ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, ये सबसे छोटा है, इसके अंदर केवल 4 स्टेप्स होते हैं। तो हमने 4 स्टेप्स पढ़े ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के। और सबसे पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहले अपने काम को डिवाइड करो, आइडेंटिफाई करो, फिर सिमिलर नेचर के काम को एक साथ मिलाकर डिपार्टमेंट बना दो, जैसे कि प्रोडक्शन, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस। उसके बाद सबकी ड्यूटी डिसाइड कर दो किसको क्या क्या काम करना है, और एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, हु विल रिपोर्ट टू होम, कौन सीनियर होगा कौन जूनियर होगा। यहीं पर एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में एक प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फियोल, उसको हम बोलते हैं स्केलर चेन। तो यहाँ पर स्केलर चेन मेंटेन होती है, जिससे कि ये पता चलता है कौन सीनियर है कौन जूनियर है। आई होप क्लियर। तो मेरे हिसाब से छोटा सा प्रोसेस है, आप आराम से 15-20 मिनट 25 मिनट में इसको तैयार कर लेंगे। 1-2 बार क्लास को देखिए, और देखने के बाद शॉर्ट नोट्स कहीं ना कहीं जरूर बना लीजिए। डेली क्लास देखते जाइए और साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। धीरे धीरे आप पहली बार आराम आराम से देखिए, पहली बार में फास्ट फॉरवर्ड बिल्कुल मत देखिएगा। जब 1-2 बार में आपको मेरी सारी बातें याद सी हो जाएं कि हाँ भाई सर ने लास्ट टाइम ये बता, उसके बाद आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, लेकिन इनको कर लीजिए। आपको बिजनेस स्टडीज 15 डेज आप लगातार मेरे कोई ना कोई टॉपिक देखते जाइए। 15 डेज में ही आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ठीक ठाक तरीके से चीज़ें समझ में आ रही हैं। बस लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ बस आप बिल्कुल इसको कैजुअली लो और सोचो कि हम बस देखते ही रहें और खाली देखने देखने से ही सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा सा राइटिंग की भी प्रैक्टिस करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ना, हमें देख के तो सब कुछ समझ में आ रहा होता है, लेकिन जब करने बैठते हैं, लिखने बैठते हैं, तो लिखा ही नहीं जाता हमसे कुछ भी। अब इनमें से किसी भी स्टेप के ऊपर सपोज करिए वो कह रहे कि मिस्टर ए ने जो है मिस्टर बी को
ये काम दिया तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी कर दिया। तो प्रोसेस में ऐसा होता है कि अगर आपको एक स्टेप दे रखा है तो आपको एक स्टेप तो आइडेंटिफाई करा दिया, फिर उसके बाद का एक स्टेप पूछ लिया या उससे पहले का एक स्टेप पूछ लिया। 1% बोर्ड एग्जाम में, ये मैं अनऑफिशियल सी बात कह रहा हूँ, अगर बोर्ड एग्जाम में बाई चांस आपको समझ में आ जाता है कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस मेरे को समझ में आ गया है और इसके अंदर प्रोसेस लिखना है, प्रोसेस का कोई पर्टिकुलर स्टेप पूछा है लेकिन मेरे को स्टेप नहीं आइडेंटिफाई हो रहा, भाई अब पूरा प्रोसेस लिख कर आ जाओ, मेरे को उम्मीद है आपको नंबर मिलेंगे, 99% आपको नंबर मिलेंगे। क्लियर है? तो चलिए पढ़ते रहिए सही से, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर कोई और सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि फ्रूटफुल है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, वो भी पढ़ें, आपस में डिस्कशन भी करें और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हमारी मेहनत बच्चों के कुछ काम आ रही है। ठीक है, चले मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।